यह बात है महाराष्ट्र के नासिक की, जहां फरवरी 2026 के शुरुआत में जब शिवसेना पार्टी के एक राजनीतिक कार्यकर्ता नितिन गायकवाड़ को भनक लगती है कि उनके एरिया देवलाली में एक हिंदू लड़की है जिसका नाम सपना गायकवाड़, बदला हुआ नाम है ये, वो टीसीएस नासिक में जॉब करती है। वो रोजे के लिए फास्टिंग रख रही है, डेली लाइफ के कन्वर्सेशंस में इंसा अल्लाह जैसे इस्लामिक शब्दों का इस्तेमाल करती है। अचानक मॉडर्न ड्रेसेस छोड़ दी है और हिजाब की तरह सिर ढकना शुरू कर दी है। ये सब सुनने के बाद नितिन गायकवाड़ को लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो अपने दल बदल के साथ उस लड़की से मिलते हैं। फिर वहाँ पे वो उस लड़की से जो चीजें उनको पता चलती है, ये सुनने के बाद उस राजनीतिक नेता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बारे में हम आगे इस स्टोरी में बातें करेंगे। तो इस लड़की और लड़की के घर वालों से बातें करने के बाद नितिन गायकवाड़ देवलाली पुलिस कैंप स्टेशन जाते हैं और सारी चीजें पुलिस को बताते हैं। पुलिस यहाँ पे क्विक एक्शन नहीं लेती है कि खबर मिलते ही तुरंत गाड़ी लेकर वो टीसीएस नासिक चली गई, बल्कि इसके बजाय वो काफी स्मार्ट तरीके से एक्शन लेते हैं, जो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं है। 14-15 फरवरी के दिन पुलिस को पता चलता है और उस दिन के बाद से ही नासिक पुलिस एक एसआईटी टीम यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, बोले तो विशेष जांच दल बनाती है, जिसमें 6 फीमेल कांस्टेबल को रखा जाता है और जानबूझकर इनको सफाई कर्मी, सेफ, झाड़ू लगाना, छोटे मोटे बेसिक कामों को करने के लिए टीसीएस नासिक के ऑफिस में भेजा जाता है, क्योंकि नॉन टेक लो लेवल की जॉब लेना टीसीएस में काफी आसान हो जाता है। वहीं अगर कोई टेक्निकल प्रोफेशनल जॉब लेना हो तो टीसीएस में प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसमें महिलाओं को इसीलिए रखा जाता है ताकि वो टीसीएस नासिक में जॉब कर रहे महिलाओं के करीब जा सके, फीमेल वॉशरूम्स में, मीटिंग्स हॉल वगैरह में साफ सफाई के बहाने जा सके, उनसे जान पहचान कर सके, उनके प्रॉब्लम्स को पूछ सके, क्योंकि इसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था। और वहीं पे अगर कुछ मेल कांस्टेबल अगर अंदर ऑफिस में इन्वॉल्व हुए रहते तो शायद उतने अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, क्योंकि वो फीमेल एम्प्लॉइज के उतने करीब नहीं जा सकते थे और जाते तो दिक्कत हो जाती और शायद ये ऑपरेशन रुक सकता था। और 15 तारीख से लेकर 25 मार्च तक यानी लगभग 38-39-40 दिनों तक पुलिस इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व होती है और यहाँ पे जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलता है वो पूरे पुलिस स्टेशन को शॉक में डाल देता है। उस टीसीएस नासिक में जब कोई लड़की इंटरव्यू देने आती थी तो पहले उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता था। जिसका बैकग्राउंड वीक होता था, जिसको जॉब की सख्त जरूरत होती थी और वो हिंदू होती थी, उनको जॉब पे रख लिया जाता था, क्योंकि गरीब और लाचार लड़कियों को डराना धमकाना आसान हो जाता था। जॉब लग जाने के बाद उनको प्रमोशन और सैलरी हाई की लालच देकर अपनी बातों को मनवाने की कोशिश की जाती थी, जैसे लंच टाइम पर नमाज पढ़ना, हिजाब पहन के आना, चिकन मटन की जगह पर बीफ खाने का दबाव देना, धर्म बदलने की दबाव देना, ये सब होता था। कुछ सीनियर्स के द्वारा जूनियर हिंदू एम्प्लॉइज को शादी के झांसे में फंसाना, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करना, बातों को नहीं मानने पे जॉब से निकालने की धमकी देना, ये सब कॉमन हो गया था। ऐसा ही कुछ वहाँ पे मेल एम्प्लॉइज सबके साथ भी हो रहा था और वो भी अपने सैलरी, धर्म और करियर को लेकर इस ऑफिस में अटके हुए थे और काफी घुटन से वो जी रहे थे और मजबूरी बस इनको रोजे के लिए उपवास रखना, इस्लामिक शब्दों का बातचीत में इस्तेमाल करना और इस्लामिक गतिविधियों में शामिल होने पड़ रहे थे। एक हिंदू एम्प्लॉय के फादर को पैरालिसिस का अटैक आता है तो उसके सीनियर्स दानिश शेख और तौसीफ अख्तर उस सिचुएशन में इमोशनल डैमेज करके इस्लाम में आने के लिए कहते हैं कि अगर इस्लाम में चले आओगे तो चमत्कारिक रूप से तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। चूंकि तौसीफ अख्तर टीम लीडर था, उसने उस एम्प्लॉय पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो एम्प्लॉय अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया तो गुस्से में तौसीफ ने उस एम्प्लॉय के ऊपर टेबल फैन फेंककर हमला किया था और गाली गलौज भी की थी, साथ ही नौकरी से निकाल देने की भी धमकी दी थी। और ये सारी बातें इस केस के खुलने के बाद पता चली है और सिक्योरिटी और प्राइवेसी के चलते पुलिस जितने भी एम्प्लॉयज इसमें इन्वॉल्व थे उनके नाम को अपने तक ही सीमित रखी हुई है, वो बाहर डिस्क्लोज नहीं की हुई है। और जो दानिश शेख था, जो तौसीफ अख्तर के साथ रहता था, वो वहाँ पे सीनियर एसोसिएट के पद पर था। दानिश का मुख्य काम लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाना था, फिर उन्हें निदा खान और तौसीफ के जरिए धर्मांतरण के लिए मजबूर करना था और कुछ ऐसा ही दानिश ने किया भी था। अपने ही टीसीएस नासिक ऑफिस की एक लड़की को अपने साथ रिलेशनशिप में फंसाता है और लड़की से अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में छुपाता है, यहाँ तक कि वो 2 बच्चों का बाप भी था। फिर भी वो अपने कलीग के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू रखता है और थोड़े टाइम बाद जब लड़की के साथ फिजिकल हो जाता है और जब लड़की शादी के लिए कहती है तो वो अपनी वही शर्त रखता है जिसके लिए वो इतने दिनों से मिशन पे था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो कहता है कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, रोजे रखना शुरू कर दो, हिजाब पहनने लगो और बाकी जो चीजें कही जाती है वो करो। और ऐसा ही करके दानिश लड़कियों का शोषण करता था और इस टीम में दानिश शेख जो था वो शिकार ढूंढता था, यानी कि लड़कियों को फंसाता था। तौसीफ अख्तर टीएल अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन लड़कियों को ऑफिस में प्रताड़ित करता था, उन्हें आरोपियों के साथ अकेले समय बिताने के लिए मजबूर करता था और निदा खान इन दोनों को कवर कर देती थी और किसी भी शिकायत को ऊपर मैनेजमेंट तक पहुंचने नहीं देती थी। निदा खान को शुरू में मीडिया ने एचआर समझा, लेकिन बाद में ऑफिशियली पता चला कि वो एक प्रोसेस एसोसिएट है। भले ही उसका डेजिग्नेशन छोटा था, लेकिन वो तौसीफ और दानिश के साथ मिलकर
इतने बड़े सिंडिकेट को चला रही थी। जब ये सारा मैटर पब्लिक के सामने आने लगा तो टीसीएस ने 9 अप्रैल को निदा खान को जॉब से निकाल दिया और थोड़े दिन बाद 17 अप्रैल तक दानिश और तौसीफ समेत बाकी दूसरे आरोपियों को भी जॉब से निकाल दिया गया और टाटा ग्रुप के सारी कंपनी से हमेशा के लिए इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अभी तक इस टीसीएस नासी के केस में जितने एफआईआर हुए हैं उनकी संख्या कोई 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 9 से ज्यादा एफआईआर हुए हैं। किसी भी संस्था में इतने ज्यादा नंबर्स का एफआईआर होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। इस टीसीएस नासिक के केस में जितने भी टोटल आरोपी हैं उनका नाम, जुर्म और उन पे लगी धाराओं के बारे में नीचे बताया गया है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और इसमें पुलिस का कहना है कि यह पूरा रैकेट लगभग 4 साल यानी कि 2022 से 2026 तक बिना किसी रोक टोक के चलता रहा। दानिश, निदा और तौसीफ ने टीसीएस के अंदर 2022 से ही ज्वाइन करके इसके अंदर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी और इस इतने बड़े सिंडिकेट को चला रहे थे जिसमें वे जूनियर महिला कर्मचारियों को आसानी से कंट्रोल और प्रताड़ित करते थे। 2022 से 2026 के बीच कई लड़कियों ने ईमेल के जरिए शिकायतें की थी, लेकिन निदा खान और ऑपरेशंस मैनेजर जैसे आरोपियों ने उन सभी शिकायतों को दबा दिया था। लेकिन अब 2026 में सब कुछ सामने आ गया है जो आप देख रहे हैं। लेकिन ये केस यहीं पे खत्म नहीं होता है। इसके बाद इस केस में ऐसे ट्विस्ट आते हैं जिसका सीन किसी फिल्म के सीन से कम नहीं है। इस पूरे केस का तार भारत के बॉर्डर से बाहर किसी दूसरे देश से जुड़ा हुआ मिलता है। वो देश है मलेशिया। जी हाँ, पुलिस रिपोर्ट्स की माने तो मलेशिया से कोई इमरान नाम का व्यक्ति टीसीएस के इस पूरे सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था। वो वीडियो कॉल पर अपडेट लेता था कि यहाँ पे जो इसके प्यादे अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, यानी कि लड़कियां बुर्के पहन के ऑफिस आ रही हैं कि नहीं, लंच टाइम पे नमाज हो रहा है कि नहीं, एंड बाकी दूसरे कार्य जो इनके मिशन से जुड़ा हुआ है वो वहाँ पे हो रहा है कि नहीं। और वीडियो कॉल के माध्यम से इमरान अलग अलग लड़कियों को सामने लेके आता था, उनको यहाँ टीसीएस नासिक के फीमेल एम्प्लॉय से बातें करवाता था और कहता था कि अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती है तो उनको मलेशिया शिफ्ट करवा दिया जाएगा और इनकी लाइफ स्टाइल काफी एडवांस हो जाएगी और इनको इस्लाम में कन्वर्जन के लिए फोर्स करता था। और इन्हीं सब चीजों के लिए नासिक वाले ऑफिस में लड़कियों के लीगल डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह सब रख लिए गए थे। इन आरोपियों के फोन से कई सारे ऐसे डेटा सामने निकल के आ रहे हैं जिनसे पुलिस को यह भी शक है कि कहीं लड़कियों को झांसे देकर ये दूसरे देशों में सप्लाई करने का तो इरादा नहीं था, क्योंकि मानव तस्करी के केसेस आजकल बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं, खास करके मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में। और पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है और उसको कई सारे सुराग धीरे धीरे हाथ लग रहे हैं। और वैसे भी दानिश शेख के पास से 1, 2 नहीं बल्कि 12 लड़कियों को ओरिजिनल पासपोर्ट और मार्कशीट मिली थी। इससे पुलिस का मानव तस्करी वाला शक और भी ज्यादा मजबूत हो गया और पुलिस को आरोपियों के फोन में कुछ ऐसे मलेशियाई बैंक ट्रांजैक्शंस के सुराग भी मिले जिससे शक होता है कि इस काम के लिए उन्हें विदेश से फंडिंग मिलता था। अपने देश में धर्मांतरण के लिए अक्सर मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान साइड से फंड आता है, जो इंडिया में गरीब बच्चों के हेल्प, असहाय लोगों की हेल्प या फिर वृद्धाश्रम के नाम पे जितने भी एनजीओ चलते हैं, ये सारे एनजीओ मिडिल ईस्ट वगैरह से पैसे लेते हैं और बाद में इन्हीं एनजीओ के आड़ में इस तरह का धर्मांतरण वाला जो कार्य होता है वो अपने देश में किया जाता है, जिनमें से कईयों को हर साल अपने देश की गवर्नमेंट डिटेक्ट करके उनका लाइसेंस को रद्द करती है। जैसा कि आपने 2025 में यूपी में धर्मांतरण सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को देखा था, जिसमें छंगुर बाबा और जलालुद्दीन को अरेस्ट किया गया था। उन पे 1500 से ज्यादा हिंदू औरतों को डराकर, धमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने का केस चल रहा है। इनके पास से 100 करोड़ से ज्यादा के फंड का खुलासा किया गया। तो इसीलिए इसमें अब नासिक पुलिस एनआईए, आईबी और एटीएस की हेल्प लेना शुरू कर दी है, जिसमें सब कुछ अच्छे से पता चलेगा कि कितने पैसे कहां से आए, कब कहां आए थे, कहां यूज हुए और इनका अगला टारगेट क्या था। और अभी ये टीसीएस नासिक का केस ऑनगोइंग चल रहा है। तो ये थी कहानी शुरू से लेकर लास्ट तक, लेकिन ये केस अभी भी ऑनगोइंग है। तो अगले पार्ट में थोड़े टाइम के बाद फिर डीप रिसर्च करके अच्छे से इस केस के बारे में मैं आपको अपडेट दे दूंगा। धन्यवाद।